सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो, जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान में महज गिने चुने वक्त बाकी रह गया। चुनाव का कब ऐलान हो जाए, इस बारे में केवल हमारे परम प्रताप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ही बता सकते हैं। पर चुनाव से पहले ही तमाम विपक्षी पार्टियों के सुर बदलने लगे हैं। अब सियासी गलियारे में ईवीएम की आवाज सुनाई दे रही है, पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर ईवीएम का विरोध होना चाहिए वो विरोध नजर नहीं आ रहा। 2014 के बाद जनता से बहुत ही वादे और कस्में नारे की शक्ल में खूब सुनाई दे रहे थे, लेकिन जब वक्त बदले तब जज्बात भी बदल गए। जनता उन वादों को भी भूल जाना चाहती है जिन वादे की नाव पर सवार होकर बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं। 80 करोड़ जनता सरकार के अनाज पर गुजारा कर रही है। ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद सरकार ही कह रही है। जनता के हाथ में वादों की फेहरिस्त अच्छी नहीं लगती है, इसलिए 5 किलो अनाज थमाकर जनता को शांत करा दिया जाता है। अब तो जनता के पास उनकी लंगोटी ही बची है, जिसे लपेटकर जनता अपनी इज्जत बचा सकती है। जिस मशीन के जरिए जनता वोट देती है, उस मशीन पर ढेरों सवाल उठ रहे हैं। जनता को फिलहाल राम भक्ति सिखाई जा रही है, जनता को राम मंदिर का सपना दिखाया जा रहा है और ये समझाने की कोशिश हो रही है कि भले ही तुम्हारा लंगोट फट जाए, भले ही तुम्हारी धोती फट जाए, भले ही तुम्हारा घर लुट जाए, भले ही तुम्हारे बच्चे सड़क पर बेरोजगार घूमते रहे, पर राम मंदिर के दर्शन के बाद तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। अब जनता अपने वोट के जरिए ही सत्ता बदलने का अधिकार रखती है। जनता ने जिसको वोट देना चाहती है वो वोट उसके उम्मीदवार तक पहुंचा या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है, वरना मुन्नी बदनाम हो जाए। पर आज के दौर में सबसे पाकीज़ा और पवित्र अगर कोई मशीन है तो वो है ईवीएम। सबसे सत्यवादी अगर कोई है तो वो है ईवीएम में डाला गया वोट। चूंकि विपक्ष अपनी बात मजबूती से उठाने में अब तक नाकाम साबित हुआ, इसलिए उनसे क्या उम्मीद की जाए। ऐसा लग रहा है मानो समूचा विपक्षी भांग खाकर सो रहा है। ना तो इनके पास ईवीएम के विरोध में सड़क पर उतरने की हिम्मत है और ना ही बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की इनकी औकात है। जब जब चुनावों में विपक्ष की हार होती है तब तब झाल मंजीरा लेकर ईवीएम की बेवफाई का राग अलापना शुरू हो जाता है। पर जीत हासिल होने पर यही ईवीएम विपक्ष के लिए महबूबा बन जाती है। मतलब जीत गए तो ईवीएम ठीक और अगर हार गए तो ईवीएम खराब। पर मोदी जी के संसदीय इलाके से एक बड़ी आवाज उठ रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस बार समूचे विपक्ष को एक रामबाण थमा दिया, जिसे अगर मुर्दा हो चुके विपक्ष ने हाथों हाथ नहीं लिया तो समझ लीजिए अब राहुल गांधी को अपना राजनीति चमकाने के लिए मोदी जी के चरणों में लौटने की नौबत आ सकती है। बनारस में मौजूद केंद्रीय यूनिवर्सिटी बीएचयू में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ओम शंकर ने सीधे तौर पर समझा दिया कि अगर लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो ईवीएम का राग अलापने के बजाय चुनाव आयोग से उसी की भाषा में बात करनी होगी। बीएचयू में प्रोफेसर ओम शंकर को हृदय रोग के विशेषज्ञ के साथ ही एक मुखर वक्ता भी माना जाता है। प्रोफेसर ओम शंकर ने काफी अरसे के बाद टाइम्स मेल से बात की है और सीधे तौर पर कहा कि जब तक लोकतंत्र में एक वोटर को अपने वोट को वेरीफाइड करने का हक नहीं हो जाएगा, तब तक वोटर को यकीन नहीं होगा कि उसके मनचाहे कैंडिडेट को उसका वोट मिला या नहीं। जब तक जनता अपने वोट को वेरीफाइड नहीं कर लेती, तब तक ईवीएम के वजूद पर सवाल उठता रहेगा। यानी ईवीएम से डाले गए वोट को वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है और इस बात को खुद चुनाव आयोग भी मान रहा है। प्रोफेसर ओम शंकर कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी को साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। इसलिए वीवीपैट की तमाम पर्चियों का मिलान होना चाहिए और विपक्ष को चाहिए कि वो वीवीपैट की तमाम पर्चियों की गिनती की जरूरत पर जोर दे। ये पर्ची मतदाता के हाथ में देनी चाहिए ताकि मतदाता अपने वोट को वेरीफाइड कर सके और पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल सके। मेरा कहना है कि जब मैं बटन दबाऊं तो प्रिंट आउट निकलना चाहिए उस मशीन से, जिसको मैं देख पाऊं और अपने हाथ में लेकर वेरीफाई कर पाऊं कि जिसको, यानी कि इंटेंडेड एज कास्टेड एज इंटेंडेड, यानी जिसको हम देना चाहते थे, जिसको वोट देना चाहते थे, जिसकी देने की इच्छा थी, उसी को बटन हमने दबाया है, वही कास्ट हुआ है वोट। रिकॉर्ड वही हुआ जिसको हमने कास्ट किया और काउंट वही होगा जिसको हमने रिकॉर्ड करवाया है। तो ये प्रोसेस के लिए सिंपल चीजें हैं। वो प्रिंट आउट जब हमारे हाथ में आएगी तो मशीन में आप कितना भी किसी भी स्टेज पे मैनिपुलेशन कर ले, आपको जितना इच्छा हो कर लीजिए, मुझे उससे एक पैसा भी कोई लेना देना नहीं है। हम जो बटन दबाए, हमारे हाथ में जो बटन हमने दबाया है उसकी पर्ची मेरे हाथ में आनी चाहिए। बस एक आम जनता जो है बस अपने वोट के लिए इतना ही
मांगती है। इसीलिए हर को अधिकार है अपना नेता चुनने का, और वैसा नेता, वैसी प्रक्रिया द्वारा जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं है। और जब ये पर्ची आपके हाथ में है आए, तो वहां एक आप बॉक्स रख दीजिए जिसमें वो पर्ची डाल दी जाए, और फिर उसी पर्ची को गिनकर रिजल्ट बताया जाना चाहिए। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि जिस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मान लिया गया कि ईवीएम में डाला गया कोई भी वोट वेरीफाइड नहीं है, तो फिर उसी ईवीएम को वोट की गिनती करके कैसे रिजल्ट को स्वीकार किया जा सकता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब के केस में निर्णय दिया था कि वोट जो आपने डाला, ईवीएम उसको वेरीफाई नहीं करता, और इसलिए उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको वीवीपैट लगवाना चाहिए। तो जिस मोमेंट पे यह फैसला आया, उसी दिन जो ईवीएम की वैधता है, उसकी जो सैंक्टिटी है और उसकी जो ईमानदारी है, वो सवालों से और ये निष्कर्ष में पहुंच गया कि ये पारदर्शी नहीं है, और इसकी पारदर्शिता यानी कि आपके वोट वेरीफाइबल नहीं हो सकता, उसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते, जिसको आपने डाला उसी को वोट गया, इसलिए वीवीपैट लगाई जाए। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि भले ही चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता दिखाने की कोशिश हो, लेकिन चुनाव के पहले सॉफ्टवेयर के जरिए चुनाव आयोग के इंजीनियर अपने लैपटॉप से उम्मीदवारों के नाम फीड करते हैं। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसमें प्रोग्रामर नहीं है। अगर प्रोग्रामर नहीं है तो फिर आपके इंजीनियर इसमें नाम कैसे फीड करते हैं? इसका मतलब है कि ईवीएम में प्रोग्रामर होता है। कुल मिलाकर ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। अब इसमें क्या है कि पहले जो प्रक्रिया थी कि कैसे बीच में इस प्रक्रिया में पूरी सेंध लगी, जबकि ये अभी कहता है कि बहुत ही सिंपल मशीन है, जो प्रोटेक्शन में कहते हैं चुनाव आयोग कि बहुत ही साधारण मशीन है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब नहीं हो सकता है और वीवीपैट को कुछ भी मालूम नहीं है, वो बिल्कुल ईमानदार है, तो वो कैसे जान जाता है कि इसमें जो हम वोट जो है जिसको दबा रहे, ये बीजेपी है कि कांग्रेस है कि सपा है कि बसपा है कि कौन सी पार्टी है, ये वो कैसे पहचान जाती है? और उससे पहले जो चुनाव जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि मैं ईवीएम जो तैयार होता है, वीवीपैट तैयार होता है, और 3 यूनिट जो है उस सबको जो है पहले लाया जाता है, चेक होता है, टेस्ट वोटिंग होती है, रेंडमाइजेशन होता है। लेकिन मजेदार बात है कि ये सब दिखावे के बाद आते हैं इंजीनियर। कहां से? चुनाव आयोग के इंजीनियर आते हैं, और फिर आपके नाम जो है यानी कि मतदाता जिनको वोट करेंगे, उन उम्मीदवारों के नाम अपने लैपटॉप से अपडेट करते हैं कि किसमें कौन जाएगा। और यानी कि वहां एक सॉफ्टवेयर है जिसको वो अपलोड करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, और जब आपने एक बार उसमें अपलोड कर दिया, तो ऐसा है नहीं कि ये खाली बहुत सिंपल मशीन है, प्रोग्रामेबल नहीं है। इसका मतलब प्रोग्रामेबल नहीं है तो फिर आप नाम कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद? ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, उस दौरान जो चुनाव आयोग है वो दोनों जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सारे काम करते हैं। मतलब चुनाव आयोग ये संतुष्ट कराने का भी प्रयास करता है। जैसे मैं आपकी मौजूदगी में आपसे बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इस बात करते हुए मैंने इसी समय आपके जो टाइम्स मेल है उसमें जब मैं डाटा फीड कर रहा हूँ, तो कुछ डाटा जो है उस फीडिंग के दौरान, यानी कि जब हम नाम इंटर कर रहे हैं आपका, उसी समय हमने एक बग डाल दिया उसमें जो पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। वो बग ने पूरा खेला खेल दिया। आपने पहले के जितने भी आपने पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की, अंतिम चरण यानी कि अंतिम चरण ये नहीं होता है, अंतिम चरण ये नहीं कि वो रेंडमाइजेशन हो गया। रेंडमाइजेशन से पहले अगर ये काम होता तो उनके कंट्रोल में नहीं होता कि कौन कहाँ जा रहा है बैलेट और किसका नाम कहाँ जा रहा है। ये आखिरी में होता है, जब सारे प्रक्रिया हो जाती है तो फिर आते हैं चुनाव आयोग से इंजीनियर, और वो नाम अपलोड करते हैं। करने के बहाने उस कंप्यूटर, यानी इसका मतलब प्रोग्रामेबल है, तब तो आप उसमें फिर से प्रोग्राम को अपडेट करते हैं। और जब एक बार ये प्रोग्रामेबल है
तो फिर हैकिंग और मैनिपुलेशन के भी साथ ये कंपेटेबल है, यानी कि इसको आसानी से खाली स्टैंड अलोन नहीं है, इसका मतलब प्रोग्रामेबल है। प्रोग्राम जब हो सकता है कोई भी चीज, तो कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं उसके अंदर। प्रोफेसर ओम शंकर ने ईवीएम को देश की आम जनता और शिक्षा के आधार पर भी जोर दिया और बताया कि देश की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, केवल दस्तखत करने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता। तकनीकी ज्ञान से हमारे देश के आवाम बेखबर है, उनके शिक्षा का स्तर बहुत कम है। साधारण जनता इस तरह के खेल को नहीं समझ सकती। उस जनता से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने वोट को वेरीफाइड कर सके। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि जब हम ईवीएम पर बटन दबाएं तब ऐसा होना चाहिए कि वीवीपैट की पर्ची को हम अपने हाथ में लेकर देख सके और उसे बैलेट बॉक्स में डाल सके। फिर चाहे ईवीएम में कितना ही छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन जब वीवीपैट की गिनती होगी तभी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी माना जाएगा। इस देश की आबादी जो है उसमें 30-40% ऐसी आबादी है जो शिक्षित नहीं है, और जो शिक्षित भी सो कॉल्ड है वो दस्तखत जानते हैं। वो कंप्यूटर के इतना इंट्रिकेट सिस्टम को नहीं समझ पाती है, कहाँ क्या फोटो आ रहा है, क्या कहाँ दिख रहा है, उसके साथ क्या बेईमानी हो रहा है, ये सबको एक साधारण आम जनता नहीं समझ सकती है। और वो जो अनपढ़ जनता है जो इसको समझ नहीं सकती है, या उससे हम उम्मीद करें कि जो इतना डिफिकल्ट कंप्यूटर जो लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती है, वो आम जनता को समझ में आ जाए कि क्या डिस्प्ले हो रहा है वही प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो वेरीफाइड है कि नहीं है, और उसमें मैनिपुलेशन किस स्टेज पे क्या सकता है, हुआ या नहीं हुआ। प्रोफेसर ओम शंकर ने उस वीवीपैट की तमाम पर्चियों की गिनती चुनाव आयोग के जरिए नहीं कराने के मुद्दे पर भी रोशनी डाली है, क्योंकि चुनाव आयोग चंद प्रतिशत वीवीपैट की गिनती कराने की बात कहता रहता है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर ढेरों सवाल है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में सैंपलिंग नहीं कराया जाता। जनता के एक एक वोट की कीमत होती है और सैंपलिंग प्रोसेस में एरर की गुंजाइश होती है, जबकि लोकतंत्र में एक वोट से हार और जीत तय होती है। सैंपलिंग से चुनाव नहीं किए जाते हैं। सैंपलिंग प्रोसेस क्या होता है, कहाँ अप्लाई करता है, इसका बेसिक समझना पड़ेगा। सैंपलिंग प्रोसेस वहां अप्लाई किया जाता है जहां पे कि आपको बहुत सारे लोगों के बारे में एक रफ आइडिया लेना है कि इसमें कोई जो है गरीबी या बीमारी या दवा का असर, ये अगर बहुत लार्ज सैंपल में करना और खर्च बचाना हो तब आप सैंपलिंग करते हैं। लेकिन चुनाव में जीत और हार जो है एक वोट से भी होता है, यहाँ पर सैंपलिंग बिल्कुल आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, और दुनिया में आज तक कोई ऐसा सैंपलिंग प्रोसेस नहीं बना है जिसमें कि एरर 0 होता है। हर सैंपलिंग प्रोसेस में एक एरर होता है जिसको सैंपलिंग एरर कहते हैं, जिसको हम टेस्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो आप वहां पर गड़बड़ी को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि चुनाव में 100% यानी एक वोट से कोई उम्मीदवार जीत सकता है और हार सकता है। आपको याद होगा वाजपेयी साहब का जो सरकार थी और एनडीए की सरकार एक वोट से हार गई थी और गिर गया था सरकार। तो एक वोट की भी कीमत है, तो इसलिए यहाँ सैंपलिंग भी नहीं किया सकता है। और अगर सैंपलिंग से ही चुनाव करना है तो पूरे देश में इतना फिर हजारों करोड़ लगाने की क्या जरूरत है। सैंपलिंग कर लीजिए, ऐसे ही चुनाव पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, जैसा मन हो वहां सरकार बना दीजिए। फिर जनता से तो वोट लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो सैंपलिंग जो है, चुनाव प्रक्रिया है, सर्वे तो है नहीं कि सरकार जो है, इसलिए सैंपलिंग जो है, सैंपलिंग का भी आर्गुमेंट जो है बिल्कुल फ्रॉड है और ये भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। प्रोफेसर ओम शंकर ने एक बात बहुत ही खास तौर पर कही है, वो है चुनावी प्रक्रिया में लगने वाला समय। अक्सर चुनाव आयोग जल्दी से वोटिंग कराने की बात करता है। चुनाव आयोग वोटिंग में देरी की बात कहकर ईवीएम से ही वोटिंग की बात करता है। इस पर भी प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि आखिर जल्दबाजी किसको है। दुनिया के कई देशों में कई कई महीनों तक चुनाव होता है। जनता 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनती है। पहले दिन और आखिरी चरण के मतदान में भी काफी लंबा समय लगता है। जब जनता को जल्दी नहीं है तो फिर जल्दी किसको है। कोई वोट करते हैं हमारी इस देश की जनता, तो वो 5 साल के बाद ही उसको एक बार मौका मिलता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। तो जनता को तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि 5 साल तक इंतजार करती है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अगर सही गलत जो भी उसने चुन लिया उसको फिर से चुनने का। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो चुनाव जब शुरू हो जाता है, शुरू होने से पहले भी 6 महीने कम से कम चुनाव आयोग तैयारी करता है उसके लिए। तो चुनाव आयोग को भी बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है। 6 महीना तैयारी करने के बाद जो है आप चुनाव करवाते हैं।
पहला फेज ऑफ इलेक्शन और लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन के बीच में लगभग 40-50 दिन का गैप होता है। तो यानी पहला वोटर जब वोट किया और लास्ट वोटर जो वोट किया, उस दोनों वोटर के वोट के बीच में भी लगभग 40 से 50 दिन तक आम जो वोटर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने परिणाम का। जब आखिरी वोट डाला जाता है और जब फाइनली काउंट होता है वोट, उसके बीच में भी 3 दिन 2 दिन का गैप होता है। यानी कि 2-3 दिन तब भी लोग इंतजार करते हैं, सारे वोटर के वोट करने के बाद भी आखिरी वोटर भी उसका वोट जब काउंट होगा वो भी 2-3 दिन तक इंतजार करता है परिणाम का। भाई, दुनिया में ऐसी लोकतंत्र है जहां 1-1 महीने तक लोग काउंट करते रहते वोट को। हमारे यहाँ सरकार जो बनी है वो भी जब ये प्रक्रिया खत्म होती है उसमें 20-30-40 दिन का समय रहता है। तो हड़बड़ी किसको है 1 दिन में परिणाम का? इस देश में लोकतंत्र को तो कोई हड़बड़ी नहीं है, आम जनता को तो कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर हम पारदर्शी हैं, अगर हम ईमानदार हैं और कहते हैं कि पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा क्या ज्यादा लगना है इसमें? भाई, सारे तो सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही इस पे रहते हैं, प्राइवेट एजेंसियां तो रहती नहीं है इस चुनाव प्रक्रिया में। तो आपको पैसा तो देना नहीं, तो सर्विस सैलरी जो जितना देते हैं उतना ही देना है। और अगर 5 साल के लिए एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार चुनाव जिस पर सबको यकीन हो, पक्ष विपक्ष आम जनता, वैसी सरकार चुनने के लिए अगर थोड़ा पैसा भी ज्यादा देना पड़े तो वो ज्यादा पैसे बचाने के लिए जस्टिफाइबल है। तो हड़बड़ी जो है इसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। ये बकवास का आर्गुमेंट है कि जल्दी है, किसी को कोई जल्दी नहीं है। और चुनाव लोकतंत्र में 5 साल जनता इंतजार करती है, चुनाव आयोग 6 महीना तैयारी करती है, सरकार बनने की प्रक्रिया में पहले लास्ट वोटर के बीच में भी 40-50 दिन गैप होता है और आखिरी दिन के बाद भी 2-3 दिन गैप होता है। और उसके बाद भी आप देखते हैं कि सरकार बनने की प्रक्रिया में एक महीना लग जाते हैं। तो किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हड़बड़ी वाला बिल्कुल फ्रॉड आर्गुमेंट है, इस सिर्फ बेईमान आर्गुमेंट है। प्रोफेसर ओम शंकर ने पहले की चुनावी प्रक्रिया के दौरान बूथ लूटने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के दौर में केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं लगाए जाते थे, जबकि आज के दौर में चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाते हैं, इसलिए बूथ के लूट की संभावना खत्म हो जाती है। पहले जो चुनाव होते थे, ईवीएम जब नहीं था तो लोग जो है बूथ लूट लेते थे। देखिए, बूथ लूट को कोई कभी नहीं रोक सकता। बूथ लूट तभी होता था क्योंकि उसमें सेंट्रल फोर्स नहीं जाती थी चुनाव कराने के लिए, लोकल पुलिस हुआ करती थी सरकार की, वो अपना मैनिपुलेट कर लेते थे। लेकिन आज के समय में सेंट्रल फोर्स रहती है, वहां पे कोई लोकल आदमी नहीं रहता। तो आज अगर ईवीएम नहीं लूटा जाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैलेट बॉक्स की वजह से वो सेफ हो गया है। ईवीएम को भी लूट सकता है, अगर आप पुलिस हटा दे तो सब कुछ लूट सकता है। अब तो ईवीएम की लूट हो जा रही है पश्चिम बंगाल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ईवीएम पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। और ईवीएम अगर आप पुलिस को हटा दें तो ईवीएम भी लूट लेंगे। इसमें असली जो आप कहते हैं पहले और आज में जो है बैलेट बॉक्स लूट लेते थे और ये नहीं लूट पा रहे, इसमें ईवीएम का कोई खेला नहीं है। इसमें खेला ये है कि आप जो है आपने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आपने सेंट्रल जो बल है उसको तैनात किया है चुनाव प्रक्रिया में, यानी आपने सुरक्षा बढ़ाई है, उसकी वजह से लूट नहीं हो रहा। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन और उसकी कार्यप्रणाली को देखने नहीं दे रहा है, इसके लिए सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। आम जनता को यह हक होना चाहिए कि वो ईवीएम को देखकर संतुष्ट हो सके कि उसकी वोटिंग मशीन कितनी निष्पक्ष है। चुनाव के बाद जनता के सामने ईवीएम मशीन को पेश करना चाहिए। सारी मशीन ना सही, लेकिन कुछ मशीनों को जनता के सामने लाना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम रहे। जनता यही चाहती है कि उसने जिसे वोट दिया है उसका वोट वेरीफाइड हो और उसी शख्स को वोट जाना चाहिए। फोरेंसिक मतलब है कि जो भी चीजें हुई है उसको फिर से पब्लिक द्वारा वेरीफाई करना कि पूरी की पूरी प्रक्रिया थी जहां से शुरू हुई और जो मतलब चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और काउंटिंग और उसके बाद ये जो मशीन सोशल ऑडिट कहते हैं इसको, सोशल ऑडिटिंग का अधिकार, यानी कि जो मालिक है उसी को अधिकार है, मालिक जनता है और उसको अधिकार है ये जानने का कि उसने जो डाला वोट वो सही था कि नहीं, जो मशीन से वोटिंग हुआ वो सही था कि नहीं, मेरे वोट सही से काउंट हुए कि नहीं हुए। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है इसका आकलन वो चुनावी प्रक्रिया पूरा होने के पूरा तभी माना जाएगा जबकि ये वोट उसमें रिकॉर्ड होने, काउंट होने, चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद जो मशीनें हैं उसकी जांच हो जाए
कि ये मशीन सही थी जिससे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया कराई गई। यानी कि आप इसको 4 चरणों में आप मान सकते हैं। 3 तो चुनाव की प्रक्रिया है, एक चुनाव के पारदर्शिता के जो ऑडिट है, सोशल ऑडिट, यानी कि समाज, यानी कि व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि नागरिक, हम भारत के लोग, वो जब तक उस मशीन को खोलकर नहीं देख ले कि इसमें कोई बेईमानी तो नहीं किया, तब तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। प्रोफेसर ओम शंकर ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त के निष्पक्ष होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर चुनाव आयुक्त के उसी शख्स को चुना जाता है जो नौकरशाह होते हैं। ब्यूरोक्रेट के अलावा भी इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए न्यायपालिका जज साहिबान का होना जरूरी है। चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ऐसे जजों को बनाया जाना चाहिए जिनको खुद जजों की कमेटी चुन सके, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में न्याय देने का कार्य किया है। कोई न कोई जज जो है वो इसके चुनाव आयुक्त होने चाहिए और ये जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। अब वो कौन व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि सबसे सर्वोच्च है तो सबसे ईमानदार हो, ये जरूरी नहीं। तो वो चीफ जस्टिस हो या सबसे बड़े जज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सीनियर मोस्ट जज हो, ये भी जरूरी नहीं है। उनका चयन एक 10-11 लोगों की कमेटी, जजों की ही कमेटी द्वारा 3 आदमी के चुनाव किए जाने चाहिए। क्योंकि एक आदमी के अगर चुनाव करेंगे तो वो भी जो है मैनिपुलेशन हो सकता है, एक आदमी को लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त का गठन होना चाहिए और वो तीनों के तीनों जस्टिस होने चाहिए। और जस्टिस उनका जिनके पूरे जीवन में दिए हुए फैसले का एक 11 सदस्यीय कमिटी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पॉइंट वाइज स्केलिंग पर उसके पूरे निर्णय को AI जो आजकल टेक्नोलॉजी वो सब लगा के ये देखना चाहिए कि उन्होंने जीवन में कितने इम्पार्शियल डिसीजन दिए हैं और उसमें से जो 3 सबसे बेहतरीन व्यक्ति माने जाए जो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जज हों, उनको चुनाव आयुक्त बनाए और उन्हीं के देखरेख में पूरी चुनावी प्रक्रिया की जानी चाहिए, जो किसी भी तरफ नहीं होगा। और यहाँ मतलब ज्यादा ये 100% होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ एरर की संभावना उनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स जो है शायद आज की तुलना में बेहतर हो पाएगी और लोकतंत्र आज से बेहतर मजबूत हो पाएगा। खैर, प्रोफेसर ओम शंकर के विचार काफी अहम हैं, लेकिन विपक्ष अगर घर में दुबक कर बैठ जाएगा तो आंदोलन कैसे होगा? विपक्षी दलों को एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। आंदोलन के जरिए ही वोटर को उसके हक मिल सकते हैं, वरना दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं जिसमें छेड़छाड़ ना की जा सकती हो। चुनाव आयोग छेड़छाड़ को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वीवीपैट की तमाम पर्चियों को EVM से मिलान कराना ही होगा। जनता वीवीपैट की पर्ची को वेरीफाइड करे और उस पर्ची को हाथ से ही बैलेट बॉक्स में डाले, वरना चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चुराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।